आयुषी की शादी को 1 महीना हो चुका था। शुरुआती दिनों में तो उसका पति उससे बहुत ही अच्छे से बात करता था, टाइम से घर भी आ जाता था। आयुषी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो आयुषी कुछ समझ ही नहीं पाती। उसकी ज़िंदगी जैसे उथल-पुथल ही हो जाती है। आयुषी खुद ही चकरा रही थी कि अब ये क्या हो रहा है। शुरुआती दिनों में तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब पता नहीं इसमें क्या हो गया है। दिन भर काम करती रहती हूँ, रात को कमरे में आती हूँ तो अनूप जी की चिंता सताती रहती है, क्योंकि अनूप जी टाइम से घर ही नहीं लौटते। एक रात की बात है जब 12 बज चुके थे। आयुषी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। हे भगवान, अनूप जी पता नहीं कहाँ होंगे। रात के 12 बज चुके हैं लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। इनकी तो रोज़ की ही आदत हो रही है। ये क्या हो रहा है? मुझे माँ जी से बात करनी चाहिए। आयुषी अपनी सास के पास जाती और कहती है, माँ जी देखिए ना, ये अभी तक घर नहीं लौटे। रात के 12 बज चुके हैं लेकिन अभी तक घर नहीं आए। इनकी तो अब रोज़ की ही आदत हो गई है। पहले तो टाइम से घर आ जाया करते थे, लेकिन अब तो पता नहीं क्यों घर ही नहीं आ रहे हैं। अरे बेटा, अब वो एक लड़का है, दोस्तों के साथ घूमता है फिरता है, हम उसका पीछा थोड़ी ही कर सकते हैं। तुझे तो पता ही है, आजकल के लड़के 12-12 बजे तक पार्टियां करते रहते हैं। तू चिंता क्यों करती है? वो जब आता है आ जाया करेगा। तू अपने कमरे में आराम से सो ना, तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? माँ जी, मैं अगर उनकी चिंता नहीं करूँगी तो कौन उनकी चिंता करेगा? चिंता तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। आयुषी की बात सुनकर उसकी सास उसे समझाती है कि वहाँ चिंता ना करे और अपने कमरे में वापस लौट जाए। आयुषी को उसकी सास बिल्कुल नहीं समझती थी। वहाँ अपने बेटे को डांटने की जगह उसकी बहू से ही कहती रहती थी कि वहाँ चिंता ना करे। आयुषी अपने कमरे में वापस आ जाती है, लेकिन जब तक अनूप घर नहीं आता आयुषी को चैन की नींद नहीं आती। अनूप 12 बजे घर वापस लौटता है। आयुषी उससे कहती है, अनूप जी 12 बज चुके हैं, इतने लेट आप घर क्यों आते हो? शुरुआती दिनों में तो आप सही रहते थे, सही से घर भी आ जाते थे, लेकिन अब तो आपका हर रोज का हो गया है। 1-2 दिन तो मैंने जैसे तैसे सहन कर लिया, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता। अनूप जी, रात के 12 बजे जब आप घर आते हो तो आपको पता है मुझे कितनी फिक्र रहती है। आप टाइम से घर क्यों नहीं आ जाते? अरे आयुषी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 12 बजे घर आता हूँ तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है यार? तुम तो सो जाया करो। आयुषी को कुछ गड़बड़ लगती है। वहाँ उससे कहती है, अनूप जी, मुझे स्मेल आ रही है कि आप दारू पी कर आए हो। क्या मैं यहाँ सही सोच रही हूँ? यहाँ बात सुनकर अनूप जैसे गुस्से से लाल हो जाता है। अरे आयुषी, तुमसे कितनी बार कहूँ, दोस्तों के साथ था तो थोड़ी बहुत पी ली थी। तुम चिंता क्यों करती हो यार? सो जाओ ना। जब यहाँ बात सास सुनती है तो वहाँ भी आयुषी से ही कहती है, अरे आयुषी, लड़कों में ये सब चलता रहता है, तू इतनी चिंता क्यों करती है? उसे चैन से सो जाने देना। रात के 12 बज गए, बेचारा घर आया है। ये तो नहीं कि खाने की पूछ लो, ये पूछ लो, लेकिन दिन भर बस एक ही रट लगा कर बैठी रहती है। चल जा, उसके लिए खाना लगा दे। अब क्या था, आयुषी जाकर अपने पति के लिए खाना लगाती। दूसरी सुबह होते ही अनूप ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी आयुषी, अनूप जी आप कहाँ जा रहे हो? अरे ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? लेकिन अनूप जी, आज तो संडे है। आज संडे को आप ऑफिस कब जाते हो तो आज ऑफिस जा रहे हो? अरे संडे को काम नहीं रहता क्या? मुझे काम है, बॉस ने बुलाया है, इसीलिए जा रहा हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनूप जी, चिंता मुझे नहीं रहेगी तो किसे रहेगी? फिर उसे सास टोक देती है, अरे बेटा, तू दिन भर मेरे बेटे के ही पीछे क्यों पड़ी रहती है? उसे चैन से रह लेने देना। अब वो कहीं जा रहा है तो किसी काम से ही जा रहा है। तुझे हमेशा बताकर थोड़ी ही जाएगा। तू अपना घर का काम संभाल, वो बाहर का काम खुद ही संभाल लेगा। घर संभालने की तुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ बात सुनकर आयुषी को बुरा लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अनूप वहाँ से चला जाता है। आयुषी अपने काम पर लग जाती है। उस रात को भी अनूप 12 बजे घर लौटता है। आयुषी उसका इंतजार करती है। जब उससे पूछती है तो कहता है कि ऑफिस में काम था। यही बात कहकर वहाँ बात को टाल देता है। आयुषी को चिंता सताती है कि अनूप कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। वह एक दिन मन ही मन सोचती है, ये अनूप जी हर रोज़ रात को 12 बजे घर लौट रहे हैं। मैं कहती हूँ और पूछती हूँ तो कहते हैं कि ऑफिस में काम था, दोस्तों के साथ पी ली। लेकिन मुझे इनकी चिंता सता रही है।
कहीं ये गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। मुझे माँ जी से इस बारे में बात करनी ही होगी। आयुषी दूसरी सुबह फिर अपनी सास के पास जाती और कहती है, माँ जी ये हर रोज़ 12 बजे लौट रहे हैं, शराब के नशे में ही रहते हैं। जब पूछती हूँ तो बात को इधर उधर घुमा देते हैं। माँ जी मुझे इनकी चिंता सताती है, कहीं ये गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। अरे तू हमेशा मेरे बेटे के ही पीछे क्यों पड़ी रहती है? अब वहाँ कुछ काम कर रहा होगा तो सही ही कर रहा होगा, उसे भी पता है कि वहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं। तुझे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा वैसे ही काफ़ी ज़्यादा समझदार है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह उसकी सास आयुषी की बातों को टाल देती है, उसकी बातों को नहीं समझती। उसी रात को जब अनूप लेट घर लौटता है तो आयुषी फिर उससे सवाल करती है, अनूप जी आप हर रोज़ शराब के नशे में आते हो, आप ये क्या कर रहे हो? शराब पीना गलत बात है, एक बार तो सही है दोस्तों के साथ, 2 बार सही है, लेकिन आपका तो हर रोज़ का हो गया है। अब मुझे ये सहन नहीं हो रहा। अनूप शराब के नशे में था, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जब मैं शराब के नशे में आता हूँ तो मुझसे सवाल जवाब मत किया करो। मैंने कह दिया ना, दोस्तों के साथ कुछ पी ली थी। अब ऑफिस में इतना काम रहता है, प्रेशर रहता है तो पी भी लेता हो तो कोई चिंता नहीं है। अरे अनुप जी कैसे चिंता नहीं है? शराब पीना अच्छी बात नहीं है, इसकी लत अच्छी नहीं है, आपको यहाँ आदत छोड़नी ही होगी। अगर आपने अपनी आदत नहीं छोड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुप गुस्सा हो जाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तेरी औकात भी है मेरे सामने इस तरह से बोलने की? वहाँ आयुषी को एक थप्पड़ लगा देता है जिससे आयुषी वहाँ से चली जाती है। आयुषी कुछ दिनों तक तो अनूप से बात नहीं करती, लेकिन फिर वह सोचती है, मैं अनूप जी से बात नहीं करूँगी, इससे उनका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, माँ जी से मुझे बात करनी ही होगी। एक बार फिर आयुषी अपनी सास के पास जाती और कहती है, उस दिन मैंने अनूप जी से शराब के बारे में कहा तो उन्होंने मुझे थप्पड़ लगा दिया। माँ जी आपको ही अब उन्हें समझाना होगा, वो मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। जब उसकी सास अनूप से बात करती है तो अनूप अपनी ही बातों में उसकी सास को घुमा देता है। अरे माँ आपको तो आयुषी का पता ही है वहाँ मुझ पर कितना शक करती है। 12 बजे मैं आता हूँ तो काम का प्रेशर ही इतना रहता है माँ, घर के लिए ही ये सब कर रहा हूँ, लेकिन आप हो कि आयुषी की बातों में लग रही हो। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा कोई गलत काम थोड़ी ही करेगा माँ, आपको विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? हाँ बेटा विश्वास तो है, लेकिन बहू कह रही थी कि तूने उसे थप्पड़ भी लगाया, इसीलिए मैंने कह दिया, बहू तो है ही ऐसी। अनूप की माँ आयुषी की बुराई सुनकर बहुत ही खुश थी। बहू की बुराई अपने बेटे के मुंह से ही सुन ली तो वहाँ बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ सारी बातें आयुषी सुन रही थी। माँ जी कितना गलत कर रही है, जहाँ पर उन्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए वहाँ पर समझा तो नहीं रही है और गलत रास्ते पर ही चला रही है। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो अनूप जी गलत रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं। एक दिन की बात है, जब अनूप कहीं जा रहा था तब आयुषी, अनूप जी आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, काम से जा रहा हूँ। तुम बार बार एक ही सवाल मत किया करो, मैंने कह दिया ना, तुम्हारे इसी सवाल से मैं बोर हो चुका हूँ, अब मेरा पीछा छोड़ दो। अगर आपको पीछा छुड़वाना है तो ठीक है, मुझे तलाक दे दीजिए, मैं अपने मायके जा रही हूँ और आपसे तलाक लेकर ही रहूँगी। यहाँ बात सुनकर अनूप को लगता है कि आयुषी उससे झूठी बोल रही है, उसे गपलाने की कोशिश कर रही है। तो अनूप कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मैं भी तुम्हें तलाक देने को तैयार हूँ। अब क्या था, यहाँ कहकर अनूप वहाँ से चला जाता है। आयुषी के अंदर तो गुस्सा फूट रहा था, अनूप जी को मुझे सही रास्ते पर लाना ही होगा। सास से कहती है, माँ जी अब मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकती। अनूप जी की हरकतें अच्छी नहीं हैं, वो लेट घर आते हैं और अब तो उनके बोलने का व्यवहार भी बिल्कुल बदल चुका है। मैं उनके साथ अब नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए, मैं अपने मायके जा रही हूँ। सास उसे समझाती है, बेटा तू ये क्या कर रही है? तेरा फर्ज है कि उसका साथ दे। पति पत्नी का रिश्ता पत्नी के हाथ में ही होता है, मर्दों का तो काम ही यही होता है। तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर भी इतने ही लेट घर लौटते थे, लेकिन मैंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। मेरी ज़िंदगी भी तो निकाली ही होगी माँ जी, आपने निकाल ली होगी, लेकिन मैं नहीं निकाल सकती। यहाँ कहकर आयुषी वहाँ से चली जाती है। गुस्से से लाल आयुषी अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। जब अनूप रात को घर लौटता है, माँ ये आयुषी कहाँ गई? क्या हो गया है इसे? बेटा अनूप
उसने कहा है कि तू लेट घर लौटता है और तेरी आदत बिल्कुल अलग हो चुकी है, इसीलिए वहाँ तुझसे तलाक चाहती है। अब भी अनूप शराब के नशे में धुत था। वहाँ उसी वक्त अपनी माँ से झगड़ा करने लगता है। माँ, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, वहाँ तुम्हारी वजह से ही घर छोड़कर गई है। अनूप की माँ कुछ समझ नहीं पाती और रात जैसे तैसे ढल जाती है। दूसरी सुबह होते ही जैसे ही अनूप को पता लगता है कि आयुषी तलाक के लिए अपने पीहर गई है, तभी अनूप को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर आयुषी मुझसे तलाक चाह क्यों रही है? मैंने तो सोचा कि कल वहाँ मुझसे गुस्से में बोल रही है, लेकिन ये तो सच हो गया। बेटा अनूप, तू शराब के नशे में धुत रहता है। बहू ने मुझे भी समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन मैंने तेरा ही सपोर्ट किया। लेकिन कल रात को जब तूने मुझसे झगड़ा किया, तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि काश कि पहली बारी तुझे समझा देती तो आज ये नौबत ही नहीं आती, ये घर बिगड़ता ही नहीं। बहू को मैंने गलत समझा, लेकिन बेटा तू हमेशा से गलत रहा है। तू 12-12 बजे तक घर लौटता है, वो भी शराब के नशे में। बहू पर क्या बीतती है वो मैं समझ सकती हूँ। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। अब बहू इसीलिए गई क्योंकि तू अपनी आदतें छोड़ ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि तुझे अपनी आदत छोड़ देनी चाहिए और बहू को फिर से घर वापस ले आना चाहिए। अनूप को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत ही आयुषी के मायके जाता है और आयुषी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो आयुषी, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं तुमसे हमेशा झगड़ता रहा। तुम तो मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं हूँ कि तुम्हारी एक नहीं सुन रहा था। मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आज के बाद से मैं 12 बजे घर कभी नहीं लौटूंगा और शराब तो कभी भी नहीं छूऊंगा। मेरा विश्वास करो। आयुषी उससे कहती है, बस यही आपके मुंह से सुनना था, इसीलिए मैं अपने पियर आई थी। मुझे पता था कि आप मुझे तलाक कभी नहीं दोगे, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आप शराब भी कभी नहीं छोड़ते, इसीलिए मेरा यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था। अब क्या था, अनूप सब समझ जाता है और आयुषी को फिर से अपने घर ले आता है। अब तो अनूप की आदत बिल्कुल ही बदल चुकी थी। शराब को तो वहाँ छूता भी नहीं था। ऑफिस जाता था और ऑफिस से तुरंत ही घर लौट आता था, और तो और अब वहाँ गलत संगति में भी नहीं रहता था। वहाँ अपने घर वालों के साथ ही खुश रहता था। आरती एक संस्कारी बहू और समझदार बेटी थी। आरती की एक आदत थी कि वह कभी किसी को भी ना नहीं कहती थी, और इसी का फायदा सारे घर वाले उठाते थे। जब आरती मायके जाती है तब, अरे दीदी, आपको पता है कॉलेज में मुझे बहुत ही ज़्यादा काम होता है और अब मेरा असाइनमेंट भी है, क्या आप मेरी मदद करोगी? मुझे ना बहुत ज़्यादा काम है, काम का प्रेशर भी इतना होता है, पढ़ाई भी होती है, इसमें मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अरे दिव्या, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरी मदद कर दूँगी। मैं भी तेरी मदद करूँगी तो तेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। हाँ दीदी, आप बहुत ही अच्छी हो। अगर आप मेरा असाइनमेंट पूरा कर दोगी तो मैं रात को पढ़ाई कर लूँगी, इससे मेरा काम कम हो जाएगा। अच्छा हुआ कि आप आ गई। अब क्या था, आरती अपनी बहन की बात में लग जाती है। उसकी छोटी बहन दिव्या बहुत ही चालाक थी। वह हमेशा अपना काम निकलवाने के लिए अपनी दीदी को झूठी बोल दिया करती थी। दिव्या पढ़ाई नहीं करती थी, सिर्फ बहाना ही बना रही थी कि उसे बहुत ही काम है। इधर माँ आती और कहती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है, दोनों बहनों में से कोई भी मेरी मदद कर दो तो मैं काम जल्दी कर लूँगी। अरे माँ, आपको तो पता ही है कि मुझे पढ़ाई करनी होती है। वैसे भी दीदी फ्री है तो उन्हीं से करा लो ना, वो कर भी देगी। ससुराल से आई है, उन्हें एक्सपीरियंस भी है काम करने का। हाँ हाँ माँ, मैं करा लूँगी आपकी मदद। बेचारी आरती इधर तो अपनी बहन के काम का प्रेशर था और इधर माँ की किचन में मदद कराती है। आरती ससुराल से पीहर इसीलिए आई थी ताकि वहाँ कुछ दिन आराम कर सके, लेकिन उसकी बहन और माँ को तो सिर्फ उससे काम ही निकलवाना था। दोनों अपना अपना काम निकलवाने के लिए आरती के सामने कुछ बातें बोल देती थी, जिससे आरती उनसे मना भी नहीं कर पाती थी। आरती दोनों को ही मदद किया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है और एक दिन उसका पति प्रियांश आ जाता है और आरती को लेकर चला जाता है। जब आरती ससुराल पहुंचती है तब, अरे महारानी, इतने दिन हो गए, इतने दिनों बाद आ रही हो। कहकर तो गई थी कि मैं 8 दिन में आ जाऊंगी, लेकिन आज तो तुम्हें 15 दिन हो गए हैं। इतनी लेट कैसे हो गई? वो माँ जी क्या है ना, मैं बहुत दिनों बाद गई थी तो माँ ने कहा कि कुछ दिन और रुक जा, इसीलिए मुझे पता भी नहीं लगा दिन का माँ जी कब निकल गए। अरे
दिन का तो पता नहीं लगता, लेकिन ससुराल की थोड़ी बहुत चिंता है या नहीं? तुझे पता है मैं और प्रिया कैसे काम करती है घर का? प्रिया बेचारी अकेले ही सारा किचन का काम करती है, उसके लिए तो सोच लिया कर। माँ जी, जब प्रिया जाती है तब मैं भी तो घर का काम करती ही हूँ। अरे तो क्या हुआ, प्रिया इतने दिन थोड़ी ही ठहरती है। इतने में प्रिया बोलती है, अरे माँ जी, जेठानी जी इतने दिनों बाद तो गई थी, अब रहने दीजिए ना, आप उनसे कुछ मत कहिए। बेचारी आरती को ससुराल में भी कुछ बातें सुनने को मिलती है जिससे उसको बुरा तो लगता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं कहती। ससुराल में भी जब वहाँ आती है तो लोग सिर्फ उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। देवरानी, अरे जेठानी की जी की साइड तो मुझे लेनी ही पड़ती है, क्योंकि काम जो निकलवाना होता है, अब वो काम के लिए कभी मना नहीं करती, इसलिए उनकी साइड तो मुझे लेनी ही है। अब मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो बहुत ही जोर आ रहा है, क्यों ना जेठानी जी के पास जाती हूँ, उनसे बोल देती हूँ, वो ही खाना बना देगी। अब क्या था, प्रिया अपनी जेठानी के पास जाती और कहती है, जेठानी जी वो क्या है ना, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, वो भी आपके हाथ के, और आपके देवर को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आप हमारे लिए आलू के पराठे बना दोगी? हाँ प्रिया, क्यों नहीं, अगर तुम कह रही हो तो ज़रूर बना दूंगी। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ। अरे दीदी, मुझे ना सच में बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। कब से मैं इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही थी कि कब दीदी आएगी और कब मेरे लिए आलू के पराठे बनाएगी। हाँ प्रिया, अगर तुम इतना ही बोल रही हो तो मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। यहाँ कहकर आरती किचन में आलू के पराठे बनाने के लिए चली जाती है। इधर प्रिया मज़े ले रही थी, अरे वाह, ऐसे ही जेठानी जी को उल्लू बना दिया करती हूँ और ऐसे ही अपना काम निकलवाती हूँ, इससे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि मुझे काम ही नहीं करना पड़ता। प्रिया अपनी जेठानी से इसी तरह काम निकलवा लेती है और इधर सास भी, अरे आरती बहू कहाँ गई, जल्दी इधर आ तो। हाँ माँ जी, क्या हुआ? देखना बहू, सारे घर में कितनी गंदगी हो रही है। प्रिया बहू से कहा था, उसने तो साफ सफाई नहीं की, कहती है माँ जी बहुत काम होता है, लेकिन मुझे तेरा इंतज़ार था, तू कभी मुझसे ना ही नहीं कहती। बेटा कल इस घर की साफ़ सफाई कर देना, देख कितने जाले लगे हुए हैं, लेकिन प्रिया बहू को तो यहाँ दिखाई नहीं देते। हाँ माँ जी, मुझे भी दिख रहे हैं वो तो, ठीक है मैं कल साफ़ सफाई कर दूँगी। प्रिया अपनी सास की एक नहीं सुनती थी, इसीलिए सास भी अपना काम निकलवाने के लिए आरती को ही ढूंढती थी। जब साइड लेने की बात आती थी तो वहाँ प्रिया की लेती थी, लेकिन काम निकलवाने की बात आती थी तो वहाँ आरती से ही कहती थी। बेचारी आरती कभी किसी से ना नहीं कह पाती थी, इसी वजह से सभी लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। एक दिन की बात है जब प्रिया को कहीं बाहर जाना होता है। अरे आज तो मुझे शॉपिंग करने बाहर जाना है, लेकिन घर का काम कौन करेगा? अरे जेठानी जी है ना, उनसे ही काम निकलवा लेती हूँ, जेठानी जी तो कभी मुझसे ना भी नहीं कहेगी। प्रिया अपनी जेठानी आरती के पास जाती और कहती है, जेठानी जी वो क्या है ना, आज मेरी एक दोस्त की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसके पास जा रही हूँ, क्या आज आपका खाना बना दोगी? वैसे माँ जी को आप कुछ मत कहिए, यही बोल दीजिए कि मैं खुद की मर्ज़ी से खाना बना रही हूँ, वरना पता नहीं वहाँ मुझे दो बात सुनाएगी। हाँ हाँ प्रिया, क्यों नहीं, जाओ तुम अपनी दोस्त की मदद करो, उनकी खबर ले आओ, मैं खाना बना दूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या था, आरती फिर से अपनी देवरानी की बात में लग जाती है और किचन में काम करने के लिए चली जाती है। आरती की हालत काम करते करते बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, लेकिन आरती कभी किसी से कुछ कहती ही नहीं थी। जब आरती को कुछ काम होता था तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, लेकिन जब किसी को कोई सी काम की ज़रूरत पड़ती थी तो सबसे पहले वहाँ आरती को ही याद करते थे। एक दिन की बात है जब पास की ही पड़ोसन आरती के पास आती है, अरे आरती बहू कैसी हो तुम, ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपका आना कैसे हुआ? अरे बहू, कल मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा काम होता है, खाना भी बनाना होता है, मेहमान जो बुलाए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी में आना है। वैसे तुम काम भी बहुत तेज करती हो, तो कल मुझे मदद भी करवा देना। यह बात सुनकर आरती उसको मना नहीं कर पाती और हाँ कर देती है। ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी और आपकी मदद करवा दूँगी। आरती कल उसकी मदद करवाने के लिए चली जाती है और सारा काम अकेले ही करती है। अरे वाह, अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो आरती बहू से ही कह दो।
हमें तो कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वहाँ तो ना भी नहीं कहते, सभी लोग उसका फ़ायदा उठाए ही जा रहे थे। आरती उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। जब वहाँ घर लौटती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ अपने पति प्रियांश से कहती है, मेरी हालत तो आज बिल्कुल ख़राब हो गई है, मेरे हाथ पैर भी दर्द कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। अरे आरती, तुम्हारी एक बहुत ही बुरी आदत है, ये यही है कि तुम किसी को ना नहीं कहती। तुम्हें पता है लोग तुम्हारा कितना फ़ायदा उठाते हैं। आज तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कल अगर तुम्हें खाना बनाने का काम पड़ गया तो प्रिया तुम्हारी मदद नहीं करेगी, लेकिन तुम कभी किसी को ना नहीं कहती। इस वजह से ही तुम्हारा सभी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। यह बात मैं तुमसे कब से कहना चाहता था, लेकिन मैंने तुमसे नहीं कही, लेकिन अब कहता हूँ। अब तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। जब तक कि तुम लोगों से ना नहीं कहोगी, लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। आज के बाद से कभी भी कभी कोई काम पड़े और तुम्हारा मन नहीं हो तो उसी वक्त ना कह दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब अपने मतलब के लिए ही काम करते। समझ में आया या नहीं? अब तो आरती भी समझ जाती है, क्योंकि उसे सब समझ आ जाता है कि लोग सिर्फ उसका फ़ायदा ही उठा रहे थे। आज के बाद से आरती लोगों को ना कहना सीख जाती है और अब उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है।